हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास की हमारी जो वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ है, आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ ग्रीक एम्पायर या फिर ग्रीक सिविलाइजेशन, यूनान की सभ्यता के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले हमने आपके साथ पर्शियन एम्पायर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम आपके ग्रीक एम्पायर की बात करेंगे और ये जो क्लास होगी वो आपके हर एक हिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। अब चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस में ग्रीक एम्पायर का टॉपिक अगर आपके सिलेबस में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर ग्रीक एम्पायर से रिलेटेड यानी ग्रीक की, यूनान की सभ्यता से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आप हमारे इस वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ में जुड़ सके और कोई भी डाउट या क्वेरी आए तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने यूनान की सभ्यता। भी आप में से सबसे ज़्यादा लोगों को ये भी एक डाउट होगा कि मैम ने ग्रीक एम्पायर लिखा है लेकिन यूनान की सभ्यता, तो याद रखना ग्रीक को सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, हमारी 4 सिविलाइजेशन थी लेकिन ग्रीक सभ्यता को यानी ग्रीक सिविलाइजेशन में ही भी आती है, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर अगर हम आपकी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आपको ये मैप शो हो रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाए। आप इस मैप पे देखोगे तो ये मैसिडोनिया देख रहे हो, ठीक है। मैसिडोनिया आप देखोगे कि यहाँ पे ग्रीक का जो मैसिडोनिया है ना, यहाँ के रूलर कौन थे? अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये नाम तो सभी ने सुना है। और ये जो ग्रीक का जो आप पार्ट देख रहे हो, ये जो ये पूरा ब्लू वाला एरिया देख रहे हो, ये किसका साम्राज्य है? आपके ग्रीक का। कल मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में पर्शियन एम्पायर पढ़ाया था, तो ये पूरा येलो वाला जो पार्ट देख रहे हो तो ये आपका पर्शियन एम्पायर है। ठीक है, इजिप्ट आप इसके जस्ट नीचे, तो ग्रीक का जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हो ये आपका इजिप्ट है। ठीक है, ये आपको मैप भी अगर याद रहेगा तो बहुत इजी रहता है। बेबीलोनियन साम्राज्य भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इन सब की वीडियो को आप देख सकते हो। इसका लिंक, इसकी प्लेलिस्ट वर्ल्ड हिस्ट्री की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे वीडियोस को चेकआउट ज़रूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। देखो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके, सबसे पहले बहुत ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर ग्रीक की जो सभ्यता है यानी यूनान की जो सभ्यता है, इसको हम स्टार्ट करेंगे स्टोन एज से लेके आपका हेलेनिस्टिक पीरियड तक। ठीक है, यानी कि आप इसको पाषाण काल से शुरू करते हो और हेलेनिस्टिक काल तक हम इसको पूरा कवर करने वाले हैं। जैसे ही हम अपने इंडियन हिस्ट्री में जब एंशंट का पार्ट हम पढ़ते हैं उसमें आप क्या पढ़ते हो? स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रोंज एज। ठीक है, इसी तरीके से ग्रीक सभ्यता आप कभी भी पढ़ोगे तो शुरुआत स्टोन एज से होती है और हेलेनिस्टिक पीरियड तक जाती है। तो किसमें क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, याद रखना कि आपके जो यूनानी थे उनको क्या बोला जाता था? हेलेनिस। क्या बोला जाता था आपके? इन्हें हेलेनिस भी बोला जाता था, जो ग्रीक के होते थे। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो ग्रीक की कैपिटल है तो वो क्या थी? आपके एथेंस। ठीक है, और या इनके फाउंडर भी कहेंगे जिन्होंने आपके ग्रीक सभ्यता करी, तो एथेंस ने यहाँ पर सबसे पहले आपके रूल किया था, ये आपको याद रखना है। बाकी मैंने अभी आपको बताया कि यूनान की यानी ग्रीक के जो मैसिडोनिया का जो राजा था वो सिकंदर थे। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको इनसे रिलेटेड याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखो स्टोन एज के बारे में, पाषाण काल के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमें सबसे पहला जो एविडेंस मिलता है कि जहाँ पर ये लोग रहते थे वो किस में, किस तौर पर आपको पता चलता है कि यहाँ पर हमें कुछ स्कल के फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। कहाँ पर फाउंड हुआ? याद रखना इस गुफा में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव या एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमें ग्रीक में जो स्कल जो देखने को मिलता है, इसका एविडेंस आपको कौन सी गुफा में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बाकी मैंने आपको क्या बताया कि ग्रीक के लोगों को क्या बुलाया जाता है? इन्हें
हेलेन कहा जाता है। हिंदी में भी लिख दिया मैंने, इंग्लिश में भी मेंशन कर दिया, ताकि आप दोनों में से कोई भी मीडियम यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में चीज़ें लिखी है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट करती रहूँगी, ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट को भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि आप इसको पाषाण काल से करोगे और हेलेनिस्टिक पीरियड तक जाओगे। हेलेनिस्टिक पीरियड देखो वो होता है कि जब यहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि आपके मैसिडोनिया के रूलर थे, इनके मरने के बाद का जो समय होता है वो हेलेनिस्टिक पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो हेलेनिस्टिक पीरियड से पहले की पीरियड हम जो कुछ भी कवर करेंगे उसमें अलेक्जेंडर थे, लेकिन उनके मरने के बाद का जो समय आप देखोगे उसे हम हेलेनिस्टिक पीरियड कहते हैं। उसमें क्या चेंज या बदलाव आया वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, एंशिएंट ग्रीक के कैपिटल भी आप लोग समझ गए हो, और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि हमें उस टाइम पर कुछ स्कल्स भी का भी एविडेंस मिलता है, जो कि आपको इस गुफा में इसका प्रमाण देखने को मिलेगा। इसका टाइम पीरियड यहाँ पर मेंशन है, आज से टाइम पीरियड 3 to 4 लाख ईयर ओल्ड, इतना पुराना यहाँ पे बताया जा रहा है। देखो, यहाँ पर ये भी बोला जाता है कि हमारे उस टाइम पर टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो 776 ईसा पूर्व का ये टाइम बोला जाता है। ये वो आपकी ट्रेडिशनल डेट है जब एथेंस ने आपका जो क्या फर्स्ट ओलंपिक गेम, ये टाइम पीरियड है हमारे उस टाइम पर। अगर आप देखते हो तो टाइम पीरियड भी याद रखना है, वन वर्ड के अकॉर्डिंगली आपके एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी किस टाइम पीरियड पे क्या हुआ। स्टोन एज की चीज़ें में भी आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो स्टोन एज से मैंने आपको क्या बताया, अब हम आपके पूरे ग्रीक के इतिहास के बारे में जान रहे हैं, जिसमें हमने स्टोन एज को अच्छे से समझ लिया। इतनी बातें सफिशिएंट है। ब्रोंज एज की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ब्रोंज एज की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप याद रखना, ब्रोंज एज के टाइम पर आपको पता है कि ये वो समय है जब आपके सोशल इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी बहुत आपकी एडवांस हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ पर हमारे कुछ इतिहासकारों ने आपकी जो और भी सभ्यताओं को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, और कि कौन सी जो चीज़ें हैं इनका जोग्राफिकल कहाँ तक इनका विस्तार हुआ, ये सारी बातें जो है आप यहाँ पर देखते हो। ठीक है, तो इस एज को, इस टाइम को ये किस नाम से ये लोग कहते हैं वो भी लिख सकते हो आप सभी, आपका एज ऑफ हीरोज़। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हो कि हमारे ग्रीक के जो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, ठीक है, यानी इम्पोर्टेंट कह सकते हो आपके पर्सन या स्कॉलर या फिर हीरो इन्हें बोला जाता है, जिन्होंने आपके कुछ एपिक्स लिखे थे, उनका नाम यहाँ पर आपको याद रखना है। इलाइद एंड दी ओडिसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, आपको अभी मैं आगे भी बताऊंगी। इसमें आपके जो हेरोडोटस है इतिहासकार, मैं आपको पहले भी एक चीज़ बता चुकी थी कि हेरोडोटस जो है वो आपके ग्रीक के इतिहासकार है, ग्रीक फिलोसोफर है, जो कि मैंने आपको पर्शियन एम्पायर में ही ये चीज़ें क्लियर कर दी थी कि अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि हमारे ग्रीक के समय पर कौन कौन से फिलोसोफर या हिस्टोरियंस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी आपको जो इम्पोर्टेंट एपिक्स जो यहाँ पर लिखी गई थी वो आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़े। बस ब्रोंज एज से रिलेटेड इतना याद रखना है और टाइम पीरियड आपको याद रखना है। ब्रोंज एज के बाद जो नेक्स्ट समय हमें देखने को मिलता है वो होता है आपका, हमारे ग्रीक में डार्क एज का समय आता है, जिसको हम अंधकार युग के नाम से जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड आप देखोगे 1100 से 700 ईसा पूर्व तक का होता है। ये वो समय है जब हमारे ग्रीक में अंधकार यानी डार्क एज का टाइम आता है, और इसमें ऐसा बोला जाता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सेटलमेंट्स हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, हमारी जो पॉपुलेशन है, किसकी, ग्रीक की जो पॉपुलेशन है इस समय आप देखोगे वो क्या हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी थी। तो यहाँ पर क्या है कि याद रखना, ग्रीक में आपके दो इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो आपका एथेंस और स्पार्टा। ठीक है, एथेंस और स्पार्टा को छोड़ के बाकी के जितने भी सिटी स्टेट आप ग्रीक में देखते हो वो सभी क्या होने लगे थे, ड्रॉप होने लगे थे, सबकी पॉपुलेशन गिरने लगी थी, सिर्फ एथेंस और स्पार्टा को छोड़ के।
इसमें बोला जाता है कि विद इन कम से कम 300 साल के अंदर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर पूरे तरीके से ग्रीक के हालात जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, इसमें ये भी एक चीज़ है कि इस अगर हम सोर्स की बात करें तो ये बोला जाता है कि इस टाइम पर आपको कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स देखने को नहीं मिलते। ऐसा क्यों? क्योंकि इस टाइम यानी इस टाइम के जो लोग थे वो इलिटरेट थे, दैट्स वाई ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो अगर मैं डार्क एज के टाइम की बात करूँ, 950 से लेकर के 750 बीसी का जो ईसा पूर्व का जो टाइम था, ग्रीक के जो लोगों ने दोबारा से पढ़ना सीखना शुरू किया, तो दोबारा से इन्होंने चीज़ों को लिखना शुरू किया जो पहले के टाइम पर आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर ग्रीक ने अपना जो पहला ओलंपिक है वो कब किया था, 776 में किया था। और जो इनकी राइटिंग जो एपिक्स यहाँ पर लिखी वो भी मैंने अभी आपको ऊपर बताई। ये इम्पॉर्टेंट आपकी राइटिंग है जो उस टाइम पर लिखी गई थी, और ये आपकी किसके बारे में बताते हैं, ग्रीक के बारे में। तो ये इम्पॉर्टेंट सोर्स याद रखना है। ब्रोंज एज के बाद यानी आपका डार्क एज का समय आया, जिसमें क्या हुई, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से गिरी। नेक्स्ट जो है वो है आपका आर्किक पीरियड, तो ये वो समय है आपका 700 से 480 ईसा पूर्व का। ये आपके कम से कम 200 साल तक आप देखते हो। यहाँ पर बोला जाता है कि वापस से हमारी जो ग्रीक की पॉपुलेशन है वो रिकवर करती है, यानी अब ये वो समय आएगा जब हमारे जो ग्रीक का जो जनसंख्या है वापस से बढ़ती है। इस पीरियड में जो सिविलाइजेशन है, जो हमारी सभ्यता है, वो और भी बेटर होने लगी। अब इनकी गोल्डन एज और क्लासिकल एज की शुरुआत होगी, जो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आर्किक हमारा वो समय था जब हमारी जो ग्रीक की पॉपुलेशन, आपको क्या समझ आया, उन्होंने आपके क्या किया, रिकवर किया। और यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो ग्रीक की जो सिटी स्टेट जो ड्रॉप हो चुकी थी वो वापस से ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है, और जो ग्रीक की सिटी स्टेट आप देखोगे वो समय है कि अब वापस से अब इनका जो समय है यानी अब कौन सा आएगा, क्लासिकल एज की शुरुआत होती है। अब इनका जो समय आ जाएगा आपके गोल्डन पीरियड की शुरुआत होती है। अब इसमें क्या है ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल पीरियड आप देखोगे तो अराउंड 500 ईसा पूर्व का टाइम है। ये वो समय है जब यहाँ पर कौन रूल करता था, आपके रूल बाय द पीपल, यहाँ पे लोग रूल करते थे। ओवरऑल इसको आप क्या कहते हो, डेमोक्रेसी, आपका लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जो समझ आए। यानी कि अब आप देखोगे ग्रीक में पहले डेमोक्रेसी नहीं था, क्योंकि आपको पता ही है कि पहले वहाँ पे मोनार्की सिस्टम था। उससे पहले आप देखते हो रिपब्लिक था, यानी एरिस्टोक्रेट्स का रूल हुआ करता था। लेकिन अब क्या होता है, डेमोक्रेसी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है या इमर्ज हो जाती है कहाँ पर, एथेंस में। स्पार्टा में नहीं हुआ अभी, स्पार्टा ने कभी डेमोक्रेसी चाहा ही नहीं है। एथेंस में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो हमारा शहर है एथेंस, यहाँ पर आप देखोगे कि डेमोक्रेसी जो है यहाँ पर इमर्ज हो चुकी है। और इसी टाइम पर हम क्या देखते हैं कि हमारे पर्शियन पे आक्रमण भी हुआ था आपके 480 के टाइम पर। उस टाइम पर हमारा जो ग्रीक का जो एथेंस है, ये एक, क्योंकि पर्शियन को हरा करके ग्रीक हमारा जीत चुका था, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो हमारा जो एथेंस का ये एक गोल्डन एज माना जाता है, गोल्डन एज का समय माना जाता है, जब ये क्या कर लेते हैं, आपके पर्शियन को जीत लेते हैं। मैंने आपको बताया था पर्शियन और ग्रीक का वॉर होता है, जिसको आप पेलोपोनेशियन वॉर के नाम से जानते हो, जिसका सोर्स हमें किसने दिया था, हेरोडोटस ने। बिल्कुल सही। यहाँ पर एथेंस भी आप देखते हो कि यहाँ पर एथेंस में बहुत सारी चीज़ें हुई, क्योंकि क्लासिकल एज है। तो आप यहाँ देखोगे आपके बहुत सारे लिटरेचर यानी आपके साहित्य, आपका आर्ट और आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तभी तो हम इसको क्लासिकल एज, गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। ड्रामा, फिलॉसफी, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद ये बोला जाता है कि उस टाइम पर हमारे जो क्लासिकल एज के टाइम पर हम क्या देखते हैं कि हमारा जो शहर है यानी हमारा जो ग्रीक की जो सिटी स्टेट है वो धीरे धीरे और भी स्ट्रेच होने लगा था। अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने सभ्यता का या एम्पायर का जो क्या कह सकते हैं विस्तार कहाँ तक किया था, तो बताया जाता है आपके वेस्टर्न मेडिटेरियन टू द ब्लैक सी, वेस्टर्न मेडिटेरियन टू द ब्लैक सी, सबको ही आप नोट कर लो इसको। ठीक है, और यहाँ पर
उस टाइम पर इन्होंने एक अच्छा खासा वेल्थ यहाँ पर क्रिएट किया। और एंशंट ग्रीक में अगर हम बात करते हैं, आपके कॉइनेज का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। कॉइन्स समझ रहे हो, कॉइन भी आपको देखने को मिलता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हमारे ग्रीक ने कॉइन्स का यूज़ पहली बार, सिक्के का उपयोग पहली बार कब किया था? 510 ईसा पूर्व में। ठीक है, सबसे पहले आप ये चीज़ देखते हो, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आपके बताया जाता है कि हमारा एक टाइम पीरियड आएगा 480 से लेकर के 323 ईसा पूर्व का, जब आपके एथेंस वर्सेस स्पार्टा इनके बीच में लड़ाई होती है, ये दोनों के बीच में। तो यहाँ पर लेकिन उससे पहले इनका डोमिनेशन आपको देखने को मिलेगा, इनकी अच्छी खासी मिलिट्री अचीवमेंट हमें देखने को मिलती है। ये दोनों ही सिटी में अच्छी खासी यहाँ पर रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलता है। एथेंस, याद रखना, एथेंस पहले ग्रीक में एथेंस ने रूल किया था, बाद में यहाँ पर आपके स्पार्टा ने रूल किया, और बाद में पूरे ग्रीक का जो कंट्रोल है वो मैसिडोनिया के हाथ में चला जाता है। मतलब आपके अलेक्जेंडर के हाथों में सारे कंट्रोल चले जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया एथेंस और स्पार्टा के बीच में वॉर होता है। यहाँ पर जब एथेंस और स्पार्टा ने मिलकर जब पर्शियन को हराकर पर्शियन एम्पायर जीत लेते हैं, तो अभी तक आपके ग्रीक में एथेंस रूल कर रहे थे, लेकिन अब क्या था, स्पार्टा को रूल करना था। वो चाहते थे अब पूरा जो हमारे ग्रीक का कंट्रोल है वो मेरे हाथों में आ जाए। तो आपको देखने को मिलेगा एथेंस और स्पार्टा के बीच में वॉर। ठीक है, तो जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जिसको आप पेलोपोनेशियन वॉर के नाम से जानते हो, और इसका जो सोर्स है वो हेरोडोटस ने दिया था। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसमें स्पार्टा जीत जाते हैं। अब जो स्पार्टा पावर में आ जाती है, और अब स्पार्टा आपके कहाँ पर, आपके ग्रीक में ये रूल करते हैं। इनका टाइम पीरियड 371 ईसा पूर्व का माना जाता है, और ये पावर अच्छा खासा इनके कंट्रोल में रहता है, और ये यहाँ पर आपके रूल करते हैं। ठीक है, और फिलिप सेकंड के बेटे थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट ये राजा बनते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने फादर की हत्या करने के बाद, और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कि आपके मैसिडोनिया के राजा थे, ये पूरी आपकी अब ग्रीक आर्मी को ये लीड कर रहे थे। ये चीज़ मैंने आपको बताई, और इन्होंने अपने बहुत ही ज़्यादा टेरिटरीज़ को कॉन्कर कर लिया था, इसीलिए इन्हें द ग्रेट का जो टर्म है, ये जो टाइटल है, इसको अर्न किया था, क्योंकि ये बहुत ही ब्रिलियंट रूलर थे। इनके पास अच्छी खासी मिलिट्री थी, आपको पता ही है। इसीलिए एंशंट हिस्ट्री का सबसे लार्जेस्ट एम्पायर, सबसे बड़ा साम्राज्य अलेक्जेंडर द ग्रेट का माना जाता है, जिन्होंने आपके इजिप्ट, इंडिया, बैक्टीरिया हर एक जगह को कॉन्कर कर लिया था। ठीक है, लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ पर ये बहुत आगे तक जाते हैं, लेकिन फिर अलेक्जेंडर की जो आर्मी है वो आगे जाने से मना कर देती। जब ये व्यास रिवर तक पहुँचते हैं तो उन्होंने मना कर दिया था कि अब वो और बैटल नहीं कर पाएंगे, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट और उनकी आर्मी वापस आती है। वापस आने के टाइम पर आप देखते हो, जब ये लोग कहाँ पर पहुँचते हैं, आपकी बेबीलोनियन में। यहाँ तक जब पहुँचते हैं तो अलेक्जेंडर की तबीयत ख़राब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो यहीं पर उन्हें फीवर हो जाता है। तो अप्रॉक्सली ये आई थिंक 32 ईयर्स के थे, एक बार कंफर्म कर लेना आप सभी। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट उस समय 32 साल के थे जब उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, अलेक्जेंडर द ग्रेट के मरने के बाद जो नेक्स्ट टाइम आता है, जो नेक्स्ट टाइम पीरियड होता है, वो हेलेनिस्टिक ग्रीक कहलाता है। यही बताया मैंने आपको। तो हेलेनिस्टिक ग्रीक का टाइम आता है, ये वो समय जब अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है 323 बीसी में, जब उनके मरने के बाद। और फिर आप देखोगे कि यहाँ पर ग्रीक पेनिनसुला को अब किसने कॉन्कर कर लिया, एनेक्स कर लिया था, रोम ने। कब किया था? 146 बीसी में। तो पर्शियन को जीता ग्रीक ने, ग्रीक को कॉन्कर करेंगे रोम। अब रोम साम्राज्य जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो इसीलिए पूरा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो रोम का कंट्रोल अब यहाँ पर आ जाएगा, फिर रोम यहाँ पर रूल करेंगे, वो सब हम नेक्स्ट इसके जो रोमन साम्राज्य का टॉपिक करेंगे उसमें बात करेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। तो हेलेनिस्टिक ग्रीक आपको समझ आया। तो यहाँ पर आपने देखा कि अब जो रोमन एम्पायर है, इन्होंने ये पूरा पावर इनके हाथों में आ जाता है, और अब इनकी सोसाइटी यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाती है। और यहाँ पर आप देखोगे अब वो टाइम आएगा जब क्रिश्चियनिटी भी हमें देखने को मिलेगा।
अगर आप सभी जानते हैं कि राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का उदय कैसे हुआ, तो अगर आप इस पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके कमेंट रहे तो इस पर भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर ज़रूर देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर आगे सोसाइटी के बढ़ने की बात आपको एक चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि आपके अलेक्जेंडर द ग्रेट के मरने के बाद उनकी कोई वारिस नहीं थी, ठीक है। तो अब बात आती है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो किसको बांटा जाए, ठीक है। तो उनकी जो प्रॉपर्टी को बांटा गया था वो जर्नल ने, जो आपके सेल्यूकस निकेटर आपको याद होंगे, है ना, को सबसे ज़्यादा मानते थे। कौन? उनके जो अलेक्जेंडर के जो आप जर्नल थे, क्या नाम था उनका? सेल्यूकस निकेटर। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिन्होंने उनका नाम ना सुना हो। सेल्यूकस निकेटर जो इनके जर्नल थे उनको ये सबसे ज़्यादा मानते थे। और अलेक्जेंडर और सेल्यूकस निकेटर के टाइम पर इंडिया में मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत हो चुकी थी। ये बात आप सभी जानते हो। जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन चुके थे, जब आपके सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पर युद्ध भी हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जो शादी है, मैरिज की अगर हम बात करते हैं, उनकी डॉटर से हुई थी, हेलेना के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। और सबसे बड़ा साम्राज्य सेल्यूकस को मिला था, जिसमें से टॉलमी को इजिप्ट वाला एरिया मिला था। टॉलमी का नाम आपने सुना है? टॉलमी को कौन सा एरिया मिला था आपका? इजिप्ट वाला, ठीक है। और ग्रीक एम्पायर जो है अलेक्जेंडर के टाइम तक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन जब हेलेनिस्टिक पीरियड आता है, यानी आपके अलेक्जेंडर के मरने के बाद, तो हमारा ग्रीक साम्राज्य डिक्लाइन होने लगा। तो जब डिवाइड हो गया तो सब ने अपना अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहते थे। तो जैसे कि सेल्यूकस निकेटर हुए, आपके टॉलमी हुए, अब इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? रोमन एम्पायर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम यही पढ़ेंगे। रोमन, आपका जो रोम है ये कि आपका इटली से निकला हुआ एक शहर है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा अब ये उठाएंगे क्योंकि इनके कोई वारिस नहीं थे। बाकी टॉलमी, आपके सेल्यूकस निकेटर, सब ने अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, इसमें सब ने अपना डिवाइड कर लिया। ऐसे और भी लोग थे और इसका फ़ायदा रोमन एम्पायर ने उठा लिया। ये रोमन एम्पायर कैसे बनेगा वो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रोमन ग्रीक बन जाता है, ठीक है। रोमन यहाँ पर रूल करेंगे, वो सब हम नेक्स्ट में देखेंगे। आगे हम बात करते हैं आपकी सोसाइटी। एंशिएंट की समय की सोसाइटी कैसी थी? तो देखो यहाँ की जो सिटी स्टेट, उसे हम पॉलिस कहते हैं, ठीक है। ग्रीक में जो सिटी स्टेट होता है, भी मैंने आपको बताया ना, एथेंस और स्पार्टा को छोड़ के बाकी जितने सिटी स्टेट थे वो क्या हो गए थे? ड्रॉप हो गए थे, ठीक है। जब हमारा डार्क एज का टाइम आया तो पॉलिश वर्ड जहाँ भी नज़र आएगा, कहीं पर पॉलिश ऐसे मिलेगा, कहीं पर ऐसे भी लिखा होता है, तो इस सिटी स्टेट को पॉलिश कहा जाता है। सोसाइटी में आप क्या देखोगे? वन पीपल। यहाँ पर इनके ऐसे थॉट होते थे कि एक जो लोग हैं उनका सेम रिलीजन, उनकी सेम लैंग्वेज, उनका सेम कल्चर, मतलब एक ही धर्म, उनकी सेम भाषा होती है और सेम उनकी संस्कृति होती है। और ये बताया जाता था कि यहाँ पर आपके हर 4 ईयर में आपके जितने भी ग्रीक के सिटी स्टेट के जो मैन और वुमेन थे, वो भी यंग, उनको ओलंपिक गेम में यहाँ पर भेजा जाता था, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सोसाइटी की बात हो गई, उसके बाद आप रिलीजन, धर्म की बात करोगे, ये कौन से रिलीजन धर्म में बिलीव करते थे। तो एंशिएंट ग्रीक वर्ल्ड में अगर हम बात करें, सबका अपना रिलीजन जो है वो पर्सनल हुआ करता था। और यहाँ पर ये लोग आपके एनिमल सेक्रीफाइसेस, यानी कि जानवरों के बलिदान में भी बिलीव करते थे। ये बात भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको टेम्पल, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट कराई थी। और बोला जाता है कि यहाँ पर आपको टोटल 12 मेजर गॉड एंड गॉडेसेस देखने को मिलते हैं, जिनका नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ये थे आपके ग्रीक के रिलीजन के बारे में बातें। आगे बात करेंगे इनकी फ़िलॉसफी, ठीक है। फ़िलॉसफी बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखने की चीज़ है। लेकिन फ़िलॉसफी की बात, और अभी उसके बाद हम मैथमेटिक्स, इनकी जो साइंस है, इसके बारे में बात करेंगे। तो फिलॉसफी की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप में से जितने भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो। आप सभी वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप सभी को एक छोटा सा लाइक करना है ताकि सपोर्ट करना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने और भी स्टडी ग्रुप में शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ आपके
आपके लिए हेल्पफुल है और इसकी वीडियोस बहुत ही कम देखने को मिलती है, इसीलिए मैं आप सभी के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ जिसमें हम प्रॉपर तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ठीक है, और यहाँ तक कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट करके सभी ज़रूर बताना। अब हम आपकी फ़िलॉसफी के बारे में बात करते हैं। देखो, एंशेंट ग्रीक के जो फ़िलॉसफर्स हैं, माना जाता है कि इनकी कितनी कैटेगरीज थी आपकी उस टाइम पर। अगर आप कैटेगरीज देखोगे तो टोटल 3 कैटेगरीज हमारी यहाँ पर बताई जाती है। ठीक है, कितनी कैटेगरीज आपकी 3। अब उस तीनों में कौन कौन आता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत ध्यान से समझना, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और तीनों से बातें मैं आपको यहाँ पे क्लियर भी करूँगी। सबसे पहला जो होता है उसे हम कहते हैं प्री सोक्रेटिक्स। ठीक है, दूसरा जो होगा वो आपका होगा सोक्रेट्स या सोक्रेटिक्स, कुछ भी कह सकते हैं। और थर्ड वन होता है हमारा पोस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये है हमारा क्या, प्री सोक्रेटिक्स और सोक्रेटिक्स या फिर सोक्रेट्स भी कह सकते हो। देखो यहाँ पर याद रखना कि ये तीनों चीज़ें हो गई। ग्रीक के जो स्लेवरी का टॉपिक है, ग्रीक का स्लेवरी यानी दास की सिचुएशन कंडीशन कैसी थी, ऑलरेडी इस पे मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वर्ल्ड हिस्ट्री के प्लेलिस्ट को ओपन करना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी चीज़ स्लेवरी का कॉन्सेप्ट ना समझा के बाकी सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। स्लेव का जो पार्ट है उसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेना। तो आपके जो ये ग्रीक का टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कि आपके इस प्री सोक्रेटिक्स में आपकी कौन सी चीज़ें आती हैं, किसमें क्या, वो देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं आपके प्री सोक्रेटिक जो यहाँ इसमें जो फिलोसफर्स आपके आते हैं, ये मोस्टली आपके इन्वेस्टिगेट करते हैं किस पे, नेचुरल फिनोमेनन पर। ठीक है, ये बिलीव करते हैं कि हमारे ह्यूमन ऑरिजिनेटेड पर, मतलब आपके जो वाटर, एयर और जो भी अनलिमिटेड सब्सटेंस होते हैं ना, उस पर बिलीव करते हैं। ये वो वाले फिलोसफर्स हैं। ठीक है, अब वो फिलोसफर का नाम मैं आपको बता दे रही हूँ जिसमें से आपको याद होगा पाइथागोरस। पाइथागोरस ये फिलोसफर हैं। आपको याद होगा कि हम सभी ने मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, तो ये इन्होंने ही दी थी। ये वो वाले फिलोसफर हैं। सोक्रेटिक फिलोसफर की बात करें तो हमारे एंशंट ग्रीक में ये फिलोसफर भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके सोक्रेट्स और प्लेटो, ये तो बहुत कॉमन नेम है। आपके एरिस्टोटल, जिन्हें आप क्या कहते हो, अरस्तु के नाम से भी आप इन्हें जानते हो, ये सारे सोक्रेटिक फिलोसफर्स हैं। और ये सब जो जैसे कि आप देखोगे सोक्रेट्स, इनका टाइम पीरियड 470 से माना जाता है, 399 ईसा पूर्व का इनका समय है। ये किन चीज़ों को याद करते हैं, इनके जो टीचिंग मेथड है, ये आपके क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनके जो ये चाहते हैं कि लोग जो हम स्टूडेंट को लेक्चर देते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये क्या चाहते हैं कि यहाँ पर उनसे क्वेश्चंस पूछो। जैसे एक होता है ना कि क्लास में जो टीचर है, हमें जो पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, टीचर्स को हमें क्वेश्चंस पूछना चाहिए और देखना चाहिए कि स्टूडेंट उसका रिस्पॉन्स कर पा रहे या नहीं। क्यों, उससे आपको ये चीज़ क्लैरिटी होगी कि सामने वाले स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, तो सोक्रेट्स की ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये इन्हीं के वी नो कम फ्रॉम हिज स्टूडेंट प्लेटो। अब नेक्स्ट कौन है, आपके प्लेटो है। 428 से 348 ईसा पूर्व का इनका समय था। ये इन्होंने क्या क्या स्टडी किया था, ये स्टडी करते हैं आपके एथिक्स को, वर्च्यू हुआ आपका, जस्टिस, ऐसे बहुत से अदर आइडिया जो कि ह्यूमन बिहेवियर से रिलेट करते हैं। ये फिलोसफर्स ने ये सारी स्टडी कर रखी थी। नेक्स्ट है आपके एरिस्टोटल, जिनका टाइम पीरियड आपके 384 से 322 ईसा पूर्व का माना जाता है। ये भी इंटरेस्टेड थे आपके एथिक्स में। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, आपका जो फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एथिक्स, इन सभी में इनको बहुत दिलचस्प रहा। इन्होंने इसको भी स्टडी कर रखा था। साथ ही साथ इन्होंने आपके जूलॉजी को भी किया था। क्लियर हो गया, तो ये सारे आपके सोक्रेटिक्स में आपको याद रखना है। प्री सोक्रेटिक्स में आपने पाइथागोरस याद रखा, जिन्होंने क्या किया था, आपकी पाइथागोरस जो थ्योरम है वो दी थी। मैं यहाँ पर नोट कर दे रही हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहें।
तो ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये हम इस लेवल का पढ़ रहे हैं कि इवनली यूजीसी नेट यूपीएससी लेवल तक अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर भी ग्रीक की सभ्यता आपसे पूछी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे आपके पोस्ट सोक्रेटिक्स के बारे में, जिसमें बताया जाता है कि इसमें आपके टोटल कितने 4 स्कूल ऑफ फिलॉसफी, कितनी स्कूल की फिलॉसफी आपको देखने को मिलती है? 4। वो कौन सी है, आइए चलिए बात करते हैं यहाँ पर। देखो, सबसे पहले अगर हम उसमें बात करेंगे तो ये नाम आप सभी नोट कर लो, ठीक है। ये आपके क्या है? 4 स्कूल ऑफ फिलॉसफी। ये अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो हमें इन चारों के नेम जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं यानी? जल्दी से सब कमेंट करके बताइएगा और दोबारा से इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप इस टॉपिक को कर रहे होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या बोला जाता है, जो हमारे पोस्ट सोक्रेटिक फ़िलोसोफ़र है, इनका जो फोकस होता है आपके इंडिविजुअल की जगह ये चाहते हैं आपके ग्रुप्स में बातें हों। एक होता है ना, कोई क्या कहते हैं इंडिविजुअली पढ़ो, लेकिन कोई क्या कहता है कि आपके हमें ग्रुप में, कम्युनिटी में इसमें स्टडी करना चाहिए, ताकि जिस सब अपनी अलग अलग चीज़ें जो भी बातें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, पढ़ सकेंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा मैथमेटिक्स पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ग्रीक के समय पर जो हमारा मैथमेटिक्स आपका आया और इसके साइंस यानी विज्ञान के बारे में। देखो, यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश है, हम लिख रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे ऐसे, मैंने आपको बताया मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं पीपीटी प्रिपेयर कर सकूँ। बस मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको इसमें कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इसीलिए आपका सपोर्ट बनाए रखना, ताकि हम अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री के सीरीज़ को इसी तरीके से पढ़ते रहें और मैं आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग बना सकूँ और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूँ, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स और इसके साइंस के बारे में बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पर ग्रीक के समय पर आपको साइंस और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें जो हमारे फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम यहाँ पर आपके मेंशन कर दे रही हूँ, थेल्स ऑफ माइलथस, ठीक है। और जिन्होंने आपकी सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके आज ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। पाइथागोरस जो थ्योरम आपको स्कूल में देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, ज्योमेट्री जो है, ये भी एक हमारे नॉलेज का एक ब्रांच है, क्योंकि ज्योमेट्री भी तो हम मैथ में दोनों चीज़ें करते हो ना। ज्योमेट्री का सेक्शन एक अलग होता है और इसका आपका एक अलग होता है। नेक्स्ट जो है साइंस के बारे में अगर हम बात करें तो आपके एम्फिडोक्लस नाम के थे, और इन्होंने आपके जो पूरा मैटर होता है ना, 4 बेसिक जो हमारे फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं वही आपका अर्थ, एयर, वाटर, फायर, इसके बारे में आपको बताया। इवनली यहाँ पर आपकी मेडिसिन के भी बारे में बताया कि मेडिसिन ग्रीक के समय पर मेडिसिन जो है ये कौन सी किस चीज़ में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉग्नाइज की गई और ये सब कुछ यहाँ पर आपको बताया जाता है। तो इनसे रिलेटेड जो हमारे जो आपको नाम याद रखना है वो है आपके हिपोक्रेट्स। तो उस टाइम पर जो भी सुपरनेचुरल जो कॉजेज़ थे, जो हमारी डिजीज़, बीमारियां हुआ करती थी, उससे रिलेटेड इन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, लोगों की जो हेल्थी लाइफ यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ किया करते थे, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पर इनकी कोशिश क्या है कि ये लोग क्या कर सके, लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, ये यहाँ पर इनकी कोशिश आपको देखने को मिलती है। फिर मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि आपको ग्रीक और पर्शियन के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, वॉर, जिसको हम क्या कहते हैं, पेलोपोनेशियन वॉर। इसके बारे में भी मैं आपको चीज़ बता देती हूँ, याद रखना। ये जो वॉर आपको देखने को मिलता है ये हुआ था आपका 492-449 तक ईसा पूर्व का समय है। ये इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। पर्शियन एम्पायर उस टाइम पर एक अच्छे खासे पीक पर था, बहुत स्ट्रेंथ थी, और यहाँ पर ये जो है ग्रीक के साथ ये लड़ रहा था। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, इसमें ग्रीक जो है वो जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं, ठीक है। इस वॉर को और पूरा जो कंट्रोल है वो ग्रीक के हाथ में आ जाता है। और यहीं पर जो हमारे
ग्रीक पर्शियन का टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, कल की वीडियो ज़रूर देखना कि मैंने आपको बताया था पर्शियन एम्पायर जो है जिसके फाउंडर साइरस थे, जिन्होंने साम्राज्य को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके एक रिवॉल्ट हुआ था, कब? अप्रॉक्सली 499 ईसा पूर्व के टाइम पर। उस टाइम पर क्योंकि जो हमारे ये रिवॉल्ट का नाम मैं आपको बता देती हूँ, आइनोनियन रिवॉल्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, और आइनोनियन सी के आसपास के जितने भी रीजन में जहाँ पर आपके ग्रीक के स्टेट थे उनमें जो राजा बैठा करते थे, लोकल कम्युनिटीज़ के जो लीडर्स थे वो पर्शियन से के जो राजा हैं उनके इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए उनको पर्शियन ने अपॉइंट किया था कि वो उनके प्यूपेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो पर्शियन एम्पायर तो उनके की यहाँ पर उनकी कोशिश क्या थी, तो उनकी जो जनता थी वो उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ठीक है, तो तब क्या होता है 499 BC में आइनोनियन सी की तरफ, ये रिवॉल्ट का नाम इसी तरफ पड़ा क्योंकि एक जगह यहाँ पर जनता ने क्या किया, रिवॉल्ट विद्रोह कर दिया था आपके टायरेंट्स के अगेंस्ट। ये लोग वो थे जो पर्शियन के सपोर्ट से बैठे थे। अब यहाँ पर इनको हटाने के लिए ये रिवॉल्ट चलाया गया, तो यहाँ पर इनके जो ग्रीक के सिटी स्टेट ने इन्हें पूरा सपोर्ट किया था, जैसे कि आपके एथेंस और स्पार्टा ने सपोर्ट किया था। उस समय पर्शियन के जो राजा थे वो डैरियस थे, जो कि पर्शियन के थर्ड रूलर थे, मैंने आपको बताया था। उन्होंने अपना पॉलिटिकल जो पर्पस उसको ठीक करने के लिए उन्होंने इस रिवॉल्ट को दबाने की पूरी कोशिश की थी। किसने? डैरियस ने। एथेंस और स्पार्टा आप देखोगे तो अगर यहाँ पर मेनली यहाँ पर जो आपको समझ में आता है कि आइनोनियन जो रिवॉल्ट हुआ, इसका जो कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या था, पर्शियन और ग्रीक के बीच में जो लड़ाई हुई ना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसी के वजह से ये रिवॉल्ट हमें देखने को मिलता है। फिर अगर मैं आपको बताऊं कि आखिरकार ये जो युद्ध है, आखिर इसकी उत्पत्ति, इसकी ओरिजिन क्या था, मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रीक और पर्शियन के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती, जिसमें ग्रीक ने पर्शियन को एक ऑफ़र भी किया था कि वो ग्रीक पर अपना कंट्रोल बनाना चाहते थे, लेकिन ग्रीक ने मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेंगे। ग्रीक ने बोला कि यहाँ पर राजा बनकर तो तुम ही बैठोगे, बट कंट्रोल हमारे हाथ में होगा, लेकिन पर्शियन के रूलर ने ऐसा करने से मना कर दिया था। यहाँ पर जो डैरियस है, जो कि आपके पर्शियन साम्राज्य के सबसे पावरफुल रूलर हैं, उन्होंने कहा था कि आप जो ग्रीक जो है वो चाहते थे कि डैरियस इसकी अधीनता को स्वीकार करे। ठीक है, हम आपको कुछ ऑटोनॉमी दे देंगे, लेकिन आपको पर्शियन फ्लैग के अंडर रहना होगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारे जो पर्शियन के राजा हैं, डैरियस ही सबसे बड़ा राजा है और उसकी डोमिनेंस को स्वीकार करना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई, लेकिन यहाँ पर आपके जो इंडिपेंडेंस किंग यहाँ पर हम बना नहीं सकते। इसी बात से डैरियस को गुस्सा आ जाता है और उन्हें मरवा देते, क्योंकि ये बात उन्हें एक इंसल्ट की तरह लगी, क्योंकि यहाँ पर वो चाहते थे कि हम ऐसे गुलाम नहीं बनना चाहते। मैंने आपको क्या बताया, तो यहाँ पर आपको ऑफ़र तो दिया गया, राजा को क्या है कि मर जाएंगे, लेकिन ऐसे झुककर किसी के सामने वो नहीं करेंगे। ठीक है, जो ब्रेव रूलर होते हैं, बाकी जो वैसे होते हैं उनकी बात अलग है। तो एथेंस और स्पार्टा ने मना कर दिया था, डैरियस की बात नहीं मानी, और यहाँ पर फिर आपको ये चीज़ें, इनके बीच में वॉर देखने को मिला, क्योंकि डैरियस ने बोला कि क्या करना है ग्रीक को, उसके डोमिनेंस को एक्सेप्ट करना है। जो हम कह रहे हैं यहाँ पे राजा जो पावरफुल है डैरियस ही माना जाएगा, लेकिन एथेंस स्पार्टा ने इस बात को मना कर दिया। अब अगर आपकी कोई भी बात मना की जाती है तो फिर उसके बाद दूसरा जो तरीका होता है वो होता है आपके वॉर का। तो यहाँ पर इनके बीच में लड़ाई होती है, और पहली बार जो पर्शियन ने आक्रमण किया था ग्रीक पर, वो आपके इस टाइम पर बोला जाता है कि कम से कम उसमें 1 लाख लोग आपको देखने को मिलते हैं, जो कि पर्शियन की तरफ से थे आर्मी में, और उन्होंने एथेंस को कॉन्कर कर लिया था। ठीक है, आपका उस टाइम पर एक बैटल हुआ था जिसको आप बैटल ऑफ मैराथन के नाम से जानते हो, और यहाँ पर ग्रीक के आर्मी के पास सिर्फ 9000 एथेंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उस टाइम पर अगर हम देखते हैं तो मतलब इन लोगों के पास कम था। तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई, लेकिन फिजर्जेस जो आपके डैरियस फर्स्ट के बेटे थे, उस टाइम पर उन्होंने इजिप्ट को कॉन्कर कर लिया था, ग्रीक पर हमला कर ही रहे थे, बट मैंने आपको बताया था कि वो इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। बहुत सारे बैटल हुए, याद रखना, और बैटल ऑफ एक
मैं आपका मैराथन हुआ था। उसके बाद आप देखोगे बैटल ऑफ सलामिस आपको देखने को मिलता है, जिसमें बहुत सारे आपके थर्मोफिल नाम का भी जो युद्ध आपको देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें हुई थी। और बैटल ऑफ प्लेटियो, ये इस तरीके के बैटल हुए। लेकिन एट दी एंड क्या होता है, ग्रीक जीत जाती है और पर्शियन हार जाते हैं। पर्शियन और ग्रीक के बीच में ये बैटल होता है और जिसमें ग्रीक जीत जाते हैं, जो कि आपके जो सबसे ज़्यादा आर्मी पर्शियन पे थी। बट तब भी उसके बावजूद भी एथेंस और स्पार्टा दोनों मिल करके पर्शियन से वॉर करते हैं और ग्रीक जो है वो आपकी जीत जाती है। फाइनली आपके पर्शियन पे पूरा कंट्रोल बना लेती है। तो ये हमने पूरा वॉर देख लिया और मैंने आपको ये भी बताया। उसके बाद ग्रीक ने लंबे समय तक रूल किया। उसके हेलेनिस्टिक पीरियड तक मैंने आपको बताया। और उसके बाद ये समय कैसे ख़त्म होगा, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट की कोई वारिस नहीं थी। तो यहाँ पर आपके जितने रूलर थे, सेल्यूकस निकेटर, आपके टॉलमी, सब ने अपने अपने साम्राज्य की अलग बात की। तो यहाँ पर रोमन ने उसका फ़ायदा उठाया। तो नेक्स्ट जो रूल करेंगे, जिन्होंने रोमन ने, यानी जो रोम है, उसने ग्रीक को कॉन्कर कर लिया था। और अब जो ग्रीक के बाद जो अगला साम्राज्य आपको देखने को मिलेगा वो होगा रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर अब आपके यहाँ पर रूल करेंगे। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीटली यूनान की सभ्यता, ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रीक एम्पायर, दोनों ही इसको हम नाम से जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने आज की क्लास में पूरा कर लिया है। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आप सभी को, किसी को भी इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए या क्लासेस भी चाहिए, पेड क्लासेस हिस्ट्री से रिलेटेड, तो 8821969880 ये आप व्हाट्सअप टेस्ट करके बाकी की अपडेट ले सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर जितना कर सको उतनी अच्छी बात है। आप लोगों का जितना प्यार वर्ल्ड हिस्ट्री के सीरीज़ में हमारे चैनल पर देखने को मिला, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखना। और बाकी के टेलीग्राम चैनल लिंक को जो है सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आगे की अपडेट कोई भी हो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रोमन एम्पायर, यानी आपके रोमन के जो साम्राज्य है उसके बारे में। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।